नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने या किसी भी गठबंधन का जो दल है उसने अभी तक अपने प्रत्याशियों का चयन नहीं किया है। इस बात की घोषणा अभी तक नहीं हुई है कि कौन से प्रत्याशी कौन से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार सिन्हा हैं, जिनसे हम जानेंगे पूरे बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम। तो धनंजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से इस बार का चुनाव आपको लग नहीं रहा है कि पिछले साल जो 2015 का चुनाव था, काफ़ी बड़े स्तर पे वहाँ पे चुनाव प्रचार हो रहा था और जिस तरह से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई थी, बड़े स्तर पर सब चीज़ें हो रही थी, लग रहा था कि हाँ बिहार में चुनाव है। इस बार मौसम बिल्कुल ठंडा लग रहा है, इसके पीछे का कारण क्या लगता है आपको? देखिए, ठंडा मौसम का कारण तो ये है कि बहुत सारे लोग इस दुविधा में रह गए कि चुनाव होगा या नहीं होगा। कोविड के कारण कहीं चुनाव टल तो नहीं जाएगा अंत समय तक, और चुनाव की घोषणा अभी हुई है तो अभी से 10 दिन 15 दिन पहले भी कोर्ट में याचिकाएं ऐसी दायर की गई हैं। चुनाव आयोग में भी कुछ संगठनों ने कंप्लेन किया था कि कोविड का रेट चार्ट क्या बढ़ रहा है देश में, बिहार में, तो उस आधार पर चुनाव को अभी टाला जाए। तो कई दलों के मन में ये भी बात थी, कई नेताओं के मन में ये बात थी कि कहीं ना कहीं संभावना है कि चुनाव शायद टल जाए, मार्च में चला जाए, फरवरी में चला जाए। तो इसे लेकर ठंडे थे वो, और अचानक से घोषणा हो ही गई। और घोषणा हो गई तब अब हो गई। अब सबको ठंडा ठंडा अब गर्म करने से थोड़ा समय लगेगा। तो जिस तरह से देखा यह जा रहा है कि अभी तक प्रत्याशियों के नाम की घोषणा किसी भी दल ने, किसी भी पार्टी ने नहीं की है, तो और हाल ये हो गया है अब कि एक ही विधानसभा सीट से एक ही पार्टी के 2-3 उम्मीदवार जो हैं, जैसे राजद है तो राजद की दो लोग जाके बोल रहे हैं कि हमको इसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना है। तो इस तरह की तस्वीरें भी निकलकर सामने लगातार मीडिया में आ रही हैं। तो आखिर क्या लगता है आपको कि कब तक ये अनाउंसमेंट जो है, घोषणा जो है वो हो जाएगा कि कौन सा प्रत्याशी कहाँ से चुनाव लड़ेगा, और कितना समय लगेगा ये सारी रणनीति तय होने में? देखिए, मुख्य जो पार्टियां हैं उन्होंने अपनी रणनीति करीब करीब तैयार कर ली थी। मुख्य पार्टियों में भाजपा, जदयू, लोजपा और आरजेडी, ये 4 पार्टियां मुख्य रूप से इन्होंने अपनी रणनीति तैयार कर लिया था पहले ही। इनके कैंडिडेट्स भी अप्रॉक्सीमेटली तय है, जो ये जानते हैं और कैंडिडेट जानते हैं। भाजपा कितनी सीटों पर लड़ेगी, जदयू कितनी सीटों पे लड़ेगी, अप्रॉक्सीमेटली तो पता ही नहीं। अब देखिए, भाजपा 100 सीट लड़ेगी, जदयू 100 सीट लड़ेगी, या भाजपा 105 सीट लड़ेगी, जदयू 105 सीट लड़ेगी, या हो सकता है 106 सीट लड़े, या 103 सीट लड़े। मतलब लमसम तो पता है कि 100 से लेके 110 के बीच में उनकी सीटें कहीं पर होनी है दोनों के पास। तो और उसमें से 90% प्रत्याशी, 80% प्रत्याशी, 75% प्रत्याशी पहले से उनके कन्फर्म है, क्योंकि सरकार में पार्टी थी। प्रत्याशियों को, सभी मंत्री को पता है कि हम लड़ रहे हैं, बहुत सारे एमएलए को पता है हम लड़ रहे हैं, जिसके टिकट 1, 2, 4, 5 के कटेंगे उनको छोड़कर। और जो नए होने वाले हैं उनको भी बोल दिया गया होगा, बोल ही दिया गया, पार्टी शीर्ष नेतृत्व कि भैया तैयारी कर लो, तो वे तैयारी कर रहे हैं। पटना में जो देखने को मिल रहा है भीड़, वो आप समझिए प्रत्याशियों, उसमें से हो सकता है 10% सीट जो बच गया है जिस पर तय नहीं है, तो उसमें से उन लोगों को मिले, उसमें भी संभावना कम है, क्योंकि उन 10% सीटों पर भी जो लड़ेंगे पार्टी प्रमुख द्वारा पहले से मैसेज कन्वे कर दिया गया है। जिनको तैयारी करने के लिए वो कर रहे हैं, यहाँ वो आ रहे हैं बायोडाटा लेके, तो ये सब अपना एक फॉर्मेलिटी है, वो सब चल रहा है। हो सकता है कि एक आध सीट इनमें से पूरे 243 में से कहीं से पैरवी से मिल जाए। तो ये 4 प्रमुख पार्टियां पूरी तरह से तैयार हैं। इन्हें पता है कि जैसे कि देखिए, एक इसको पता है, भाजपा और जदयू को पता है कि उन्हें 100 से 110 के बीच सीटों पर फाइट करना है। लोजपा को पता है कि इन्हें 25 से लेके 35 सीटों के बीच में कहीं फाइट करना है। और ये जिसको लेकर लोजपा में कहीं ना कहीं पेच भी फंस रहा है, क्योंकि जितनी सीटों की वो मांग कर रहे हैं, लगता नहीं कि उतनी सीट उनको मिल पाएगी। तो अब वो उन्होंने दावा कर दिया है कि जदयू 143 सीट पे अगर चुनाव लड़ती है तो वो उसकी मुखालिफत करेंगे और अपोजिशन में अपना उम्मीदवार वहाँ से उतारेंगे चुनावी मैदान में। ये क्या लगता है आपको, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा जदयू पर या एनडीए गठबंधन पर? इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, इससे न एनडीए गठबंधन पे कोई प्रभाव पड़ने जा रहा है, न जदयू पे कोई प्रभाव, खास प्रभाव जदयू पे नहीं पड़ने जा रहा है, थोड़ा सा पड़ सकता है। लेकिन इस पे असली प्रभाव जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों पर, जो जैसे पप्पू यादव जी की पार्टी है,
रालोसपा है, इस तरह की पार्टियों पर प्रभाव पड़ रहा है। क्या प्रभाव पड़ा है मैं बताता हूँ। ये जो पूरा लोजपा का प्रकरण है, जब शुरू किया चिराग पासवान जी ने कि मैं इतने सीटों पर लड़ूंगा, मुझे इतना सीट चाहिए, तो देखिए कोई भी दल को तो चाहेगा ही ज़्यादा सीट चाहिए, लेकिन पता है कि हमें उन्हें 25 मिलेगा तो भी वे लड़ेंगे, और 35 मिलेगा तो भी लड़ेंगे, 40 मिलेगा तो भी। तो ये 25 से आप 28 से कहिए, 28 से 38 के बीच में कहीं भी सीट मिलेगा उनको लड़ना ही लड़ना है। वो कोशिश करेंगे कि हमको 28 की जगह 35 मिले, 38 मिले, 40 मिले, ये कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा आप लोजपा का गेम देख रहे हैं, ये भाजपा द्वारा प्लांटेड है, और जदयू को भी इसकी खबर है। लाभ क्या मिल रहा है इसमें? 2-3 लाभ हो रहे हैं। पहला जो टारगेट भाजपा का है कि कांग्रेस एवं अन्य आरजेडी, एक तरफ आप देख रहे हैं कि आरजेडी के साथ एक एक करके पार्टियां हट रही हैं। पार्टियां हट रही हैं तो पार्टियां स्वेच्छा से नहीं हट रही हैं, आरजेडी उसको जगह नहीं दे रहा तब हट रही है। पार्टियां तो हाथ पैर जोड़ के उनके पीछे पड़ेगी कि आरजेडी मुझे एडजस्ट कर लो, लेकिन आरजेडी का कुछ भी एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं, तो पार्टियां भाग रही है। के बाद ये जो पार्टियां भाग रही हैं, ये भाग करके कांग्रेस के साथ इंटैक्ट ना हो जाएं, एकजुट ना हो जाएं, उसको ब्रेक करने के लिए यह भाजपा की रणनीति है। ये लोजपा को बीच में जो भ्रम पैदा किया लोजपा के द्वारा, ताकि लोगों में ये आस है कि अच्छा कहीं लोजपा अगर उधर से हट जाए तो हम लोग लोजपा के साथ जुड़ जाए। लोजपा नहीं हटेगी, ये 1000% कन्फर्म है। जो खबरें प्लांट की जा रही हैं मीडिया में कि 4 सांसद लोजपा के अलग मत रख रहे हैं, ये सारी खबरें प्लांटेड है, ये झूठी खबरें हैं। अब क्या है कि देखिए लोजपा के नेता कमरे में पैक हैं, वे तो जा नहीं रहे, वो तो फील्ड में जा नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, तो कुछ कर रहे हैं और बैठे बैठाए न्यूज भी बन रहा है, तो ये लाभ भी मिल रहा है उनको। और दूसरी तरफ मुख्य जो इसका उद्देश्य है, सिर्फ ये उद्देश्य है कि आरजेडी और कांग्रेस, देखिए हमें तो, मेरा एक विश्लेषक के रूप में लंबे समय से, आज से 3-4 महीने पहले से मैं बोल रहा हूं कि कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग लड़ेगी। आरजेडी विल नॉट गिव प्रॉपर रिस्पॉन्स टू कांग्रेस, और ऐसे कंडीशन में कांग्रेस, अब ये ऐसी खबरें भी आने अब लगी है, मैं ये 3 महीने पहले से बोल रहा हूं। तो अब जो कांग्रेस लास्ट में, कांग्रेस जब हटेगी तो समय अब कुछ बचेगा नहीं, समय कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे में जदयू भाजपा वाली जो एनडीए गठबंधन है उसको आराम से लीड मिल जाएगा। इधर अगर एकजुटता बढ़ती, ठीक है आरजेडी नहीं कांग्रेस के साथ रहेगा, तो कांग्रेस के साथ अन्य सारे दल, पप्पू यादव हों, आरएलएसपी है, मांझी भी चले जाते। अगर ये पहले क्लियर हो जाता फिगर, तो आरजेडी, मांझी और कई छोटे छोटे दल हैं, सभी एकजुट हो जाएंगे कांग्रेस के साथ। लेकिन ये कांग्रेस के साथ एकजुट ना हो पाए, समय पर विलंब लगे, इसलिए ये जो है प्लांट किया गया है। ये रणनीति है भाजपा की, और लोजपा, उसमें लोजपा भी जानती है कि ऐसा कुछ, तो लोजपा को 28 सीट मिले। हाँ, लोजपा ने ये जो इन्वायरमेंट तैयार किया, ये जो एकजुट नहीं होने दिया कांग्रेस के नेतृत्व में छोटे छोटे दलों को, उसके लिए लोजपा को जरूर 2-4 सीट गिफ्ट मिलना चाहिए, क्योंकि उसने बड़ा बचाव किया इसके लिए। तो अभी आप देखेंगे कि 3 दिन बाद, 4 दिन बाद ये क्लियर हो जाएगा। ये तीनों दल एक साथ लड़े, एनडीए में कहीं कोई फूट नहीं है। और लोजपा के नेताओं ने भी जिसको जहां बोलना है उसको बोल रखा है कि तैयारी करो, उसको पता है कितने सीट पर लड़ना है। बाकी ये सब 143-45 सीट, ये सब बेकार बात है, फर्जी बात है, जनता को भरमाने के लिए और मेनली विपक्षी पार्टियों को भरमाने के लिए। तो जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है धनंजय कि इससे पहले जो 2015 का चुनाव था वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे महागठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन था, लेकिन अभी का जो चुनाव आ गया है कि कई छोटे छोटे दल हैं, निर्दलीय उम्मीदवार भी काफ़ी हैं, वहीं अब पुष्पम प्रिया जो है वो उभर कर सामने आ रही हैं और एक नया सीएम का फेस दिख रहा है बिहार वासियों को, और जिस जगह पर वो जा रही हैं काफ़ी उभरता हुआ चेहरा वो अब मानी जा रही हैं, युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रियता उनकी बढ़ती जा रही है। क्या लगता है कि उनकी पार्टी पुलरल्स को सीट आ पाएगी? क्या वो बिहार की राजनीति को जिस तरह से चलाना चाह रही हैं उस तरह से बिहार की राजनीति चल पाएगी? जिस तरह से वो विकास के मुद्दे और रोजगार के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, महंगाई पे जिस तरह से लोग को इकट्ठा कर रही हैं, क्या जात पात की राजनीति के बीच वो सारी चीजें जात पात की राजनीति पे भारी पड़ पाएगी? क्या लगता है कि पुष्पम प्रिया सक्सेस हो पाएंगी? देखिए 2-3 चीज पहले तो आपको बता दूं, जैसे पिछले बार हुआ था महागठबंधन वर्सेस एनडीए, तो इस बार होगा एनडीए जिसमें 3 दल है मुख्य रूप से, एनडीए वर्सेस आरजेडी।
महागठबंधन है, एनडीए वर्सेस आरजेडी। आरजेडी के साथ हो सकता है एक आध दल माले रहे, अन्य वाम दल के भी होने की संभावना मुझे नहीं दिखती है, बहुत कम है। हाँ। हालांकि वाम दल, अन्य वाम दल जिसमें सीपीआई और सीपीआईएम है, वे मान कर चल रहे हैं कि वे आरजेडी के साथ है महागठबंधन में, लेकिन मुझे ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती है, और कांग्रेस की भी मुझे संभावना नहीं दिखती है। तो अभी क्या है कि ये लोग आज से 2 दिन 4 दिन 5 दिन सप्ताह भर बाद तो मामला क्लियर हो ही जाएगा। तो अब सप्ताह भर बाद सोचिए कि पहले चरण के फॉर्म भरने का डेट करीब करीब नॉमिनेशन का डेट ओवर होने वाला होगा, तब जो है कांग्रेस और सीपीआई और सीपीएम और ये लोग एकजुट होकर के भी क्या करेंगे, ठीक है, हाथ से बाजी निकल चुकी होगी। तो असली जो फाइट होगा, क्योंकि बाकी सब भ्रम में रह चुके हैं, इसलिए असली फाइट एनडीए वर्सेस आरजेडी में होगा। एनडीए फुल बहुमत में आएगा, आरजेडी 2 नंबर पे आएगा। मामला साहब पे बाकी जो है वो उसको जगह मिलनी बहुत दिक्कत होगी। 2 दल इसमें से बहुत सक्रिय जो रहे, उसमें इन 4 दलों जो है एनडीए में 3 दल और 1 दल जो विपक्ष में है आरजेडी, उस 4 को छोड़ दे अगर, तो उसके बाद जो जितने दल हैं उसमें 2 दल काफ़ी सक्रिय जो दिखे। उसमें एक है जाप, जो पप्पू यादव जी की पार्टी है, उनकी गतिविधियां काफ़ी सक्रिय दिखी। वे अगर वक्त पर वो कांग्रेस से अगर पैचअप कर लेते तो काफ़ी बात बन सकती थी। वो मतलब इस पोजीशन में चल सकता था कि आरजेडी जिस स्टेटस में होता उसी स्टेटस में जाप और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता था, और उसमें और भी दल सीपीआई सीपीआईएम वगैरह जुड़ने के बाद, ठीक है, उस स्टेटस में हो सकता था। लेकिन अब क्या है, अभी तक तो ये हुआ नहीं, अब हो भी नहीं पाएगा। तो अब क्या है ना, ये लोग भी मैच से आप बाहर मान के चल सकते हैं। तो कुछ सीटें, चूंकि पप्पू यादव जी ने जमीन पे काफ़ी काम किया है, चाहे बाढ़ हो, चाहे कोरोना हो, क्या जब भी जिस तरह की परिस्थिति आई, तो एक बात है कि नेता पहुंच जा रहे हैं, पहुंच जाने का एक प्रभाव तो पड़ता है। तो जो मेहनत करेगा, मेहनत के भी कुछ परिणाम होते हैं, लेकिन यह परिणाम बहुत गुना बढ़ सकता था अगर समय पर वे समझ चुके होते कि क्या करने जा रही है आरजेडी। सही समय पर अगर पप्पू यादव सही फैसला ले पाते, कांग्रेस भी नहीं समझ सकी, पप्पू यादव भी नहीं समझ सके, तो ये गड़बड़ हो गया मामला। अगर दोनों ने पकड़ लिया होता समय, आज से 2 महीना पहले पप्पू यादव और कांग्रेस ने अगर टाई अप कर लिया होता, तो आज ट्रायंगल होता, एनडीए, आरजेडी और कांग्रेस पप्पू यादव गठबंधन, ठीक है, सीपीआई भी होता उधर, सीपीआईएम कन्हैया कुमार जैसे नेता होते उधर, तो मामला फायदा उसका मिल सकता था कहीं ना कहीं कुछ। अब नहीं हो पाएगा, अब ये बहुत, अब 2 ही में टक्कर होगी, एनडीए वर्सेस आरजेडी। तो इसी टक्कर को बाकी सब साइडलाइन रहेंगे। कुछ सीट चूंकि मेहनत किया है पप्पू यादव जी ने, तो कुछ सीट निकल जाए, 2 4 5 आप आशा करिए निकल सकता है। और पुष्पम प्रिया जी का एक सीट निकल जाए, बड़ी बात है, 1-2 सीट निकल जाना, क्योंकि देखिए पुष्पम प्रिया जी ने मेहनत किया, लेकिन कोई आंदोलन नहीं हुआ है, आंदोलन नहीं हुआ है राज्य में। आपको एक बात मैं बता दूं, पुष्पम प्रिया जी हो या अन्य कोई हो या आम आदमी पार्टी हो, जब भी कोई पार्टी जातिवाद के विरोध में, धर्मवाद के विरोध में, ठीक है ना, बड़ा कैंपेन चलाएगा, जो समाज की कुरीतियां हैं, जाति के बेस पे वोट हो रहा है, धर्म के बेस पे वोट हो रहा है, लेकिन वोट इसलिए हो रहा है कि दोनों जो पक्ष है, अभी जो 2 ध्रुव बन रहा है, दोनों ही जातिवाद करते हैं, दोनों ही जातिवादी हैं। तो पब्लिक भी अपना जात उसमें ढूंढ लेती है, अपना लाभ ढूंढ लेती है, ठीक है ना। लेकिन जब जातिवाद के खिलाफ में कोई उतरेगा, तो ये निश्चित है सारी पब्लिक, चाहे किसी भी जाति की हो, वो उसके साथ खड़ा होगी। लेकिन पुष्पम प्रिया जी अगर और 2 साल पहले से चला रही थी कैंपेन, एक बड़ा आंदोलन होता, या आम आदमी पार्टी ऐसा करती, बड़ा आंदोलन होता जाति के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, तब तो रास्ता मिलता। ऐसे अभी रास्ता नहीं मिल पाता हुआ दिख रहा है। काफी पुष्पम प्रिया ने काफी देर कर दी आने में, बिहार आने में, और जिस तरह से 5 साल बाद ऐसे लोगों का इसको बनेगा, हो सकता है 5 साल बाद, इसलिए कि 5 साल बाद ऐसे भी लोग जातिवाद को पसंद नहीं करने लगेंगे, क्योंकि समाज का एक ग्रोथ रेट होता है, कुछ नेचुरल ग्रोथ रेट भी होता है। तो वो ग्रोथ रेट के बाद आदमी समाज, आज कौन पूछ रहा है, दिल्ली में पता भी नहीं रहता कि कौन कौन जाति का है, साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, बहुत दिन बाद पता चला। अब पटना में भी ऐसा होने लगा, गांव में ऐसा नहीं, गांव के भी अब जिलों में ऐसा होने लगेगा। तो धीरे धीरे जाति का प्रभाव
कमेगा। जो लोग कुछ नहीं करते हैं विकास के कार्य, जो जनता के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों ने, उन पार्टियों ने, और जिसमें शामिल है भाजपा, जदयू, आरजेडी, ये सब शामिल है, लोजपा, क्योंकि इन्होंने जनता के लिए काम करना नहीं है तो ये जाति को पकड़ के रखते हैं। जातिवाद बचा रहे, जातिवाद बचा रहेगा तो इन लोग पूछेगा काम किए बिना जाति के आधार पर वोट दो, तो ये बात है। तो क्या लगता है ओवरऑल की चुनावी नतीजा जो आएगा किसके पाले में जाएगा, मतलब जीत जो है वो किसके पाले में जाएगी, किसकी जीत होगी? ओवरऑल जो सिनारियो अभी दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या कहा जाए कि कौन सा दल जीत पाएगा? जिस तरह से आप आरजेडी गठबंधन की बात कर लें, चाहे एनडीए गठबंधन की बात कर लें, या छोटे दल कुछ सीट ले आएँ, लेकिन जीत किसकी होगी? देखिए, जीत होगी भाजपा की, जीत भाजपा की होगी, क्योंकि भाजपा सबसे ताकतवर पार्टी है। ये बड़ा भाई जो बोल दे कोई कुछ, अनाप साप मन का संतोष का बात है, वो तो दिख रहा है ना। जिसकी केंद्र में सरकार है, जिसकी इंडिया के कई राज्य में सरकार है, जिसका बिहार में भी सरकार का हिस्सा है, राज्यपाल तो हम इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते। तो 100% जीत भाजपा की हो रही है। भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, यह तय है। आप मतलब लगता है कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, जदयू का मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है? मुख्यमंत्री देखिए, जदयू और भाजपा करीब करीब बराबर सीट पे लड़ेगी। अब जिसका ज़्यादा सीट आएगा वही न बनाएगा, वही बनाएगा। वो अब भूल जाइए, एक बार जो हो गया था, आरजेडी जदयू लड़ गया, आरजेडी को ज़्यादा सीट आ गया, फिर भी नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए, ये सब उदाहरण के तौर पे पेश किया जाएगा। अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। तो सीट भाजपा की बढ़ने के, आपको एंटी इनकम्बेंसी, आप जमीन पे जाइए, गांव में जाइए, शहर में भी जाइए, तो जो एंटी इनकम्बेंसी है वो नीतीश कुमार जी के खिलाफ दिख रही है, भाजपा के खिलाफ नहीं दिख रही है। तो जब भाजपा के खिलाफ नहीं दिख रही है और एंटी इनकम्बेंसी को भाजपा बढ़ा भी रही है नीतीश जी के खिलाफ, ये चिराग प्रकरण क्या है? चिराग प्रकरण से आपको तो रहना साथ ही है, लेकिन ये जो बीच में घटनाक्रम हुआ, इससे कुछ वोट चिराग प्रभाव पड़ेगा। हाँ, इस जदयू का ही गड़बड़ होगा। लगातार हमलावर भी रहे हैं, चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमला करते रहे हैं, वोट खराब होगा। तो इसलिए भाजपा का सबसे ज़्यादा सीट जीतने की संभावना दिख रही है, और ऐसे में भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा। हाँ, जदयू अगर कोई करिश्मा करके ज़्यादा सीट ले आए भाजपा तो बेस्ट है, तब तो नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन करिश्मा का कोई चांस दिखता नहीं है। और प्रशांत किशोर अगर रहते तो ऐसा प्रयास किया जा सकता था। एक हुआ प्रशांत किशोर, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मैं ये नहीं बोलता, लेकिन एक पब्लिक में माइंड सेटअप तो है, नेताओं के मन में भी एक प्रशांत किशोर है, पता नहीं क्या करेंगे। तो ये जो हवा होता है, ये इन्वायरमेंट भी मददगार होता है। तो अभी जदयू का भाजपा से ज़्यादा सीट आने का चांस मुझे कहीं से दिखता नहीं है। अगर होगा तो वो करिश्मा ही होगा। इसलिए अगर नॉर्मल सब कुछ रहा तो भाजपा ज़्यादा सीट लाएगी, उसका मुख्यमंत्री बनेगा, जदयू साथ में रहेगी सरकार में शामिल। नीतीश जी तो अब जब मुख्यमंत्री रहे तो मंत्री तो बन नहीं जाएंगे, तो शामिल रहेंगे, तो इनके पास केंद्र में मंत्री बनने का ऑप्शन है, राज्यपाल बनने का विकल्प है। तो कई विकल्प, उप मुख्यमंत्री इनको बना दिया जाए, ऐसा लगता है? ऐसा नहीं, उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे नीतीश जी। एक बार कोई मुख्यमंत्री बन गया नीतीश कुमार जी जैसा आदमी, तो हमें नहीं लगता कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन केंद्र में मंत्री पहले भी रहे, बन जाएंगे। और अगर नहीं तो चल जाएंगे, राज्यपाल बन जाएंगे। आराम ही आराम है राज्यपाल बनने के बाद, काम क्या, अब उम्र भी हो गया आराम करने वाला। तो ओवरऑल ये मान के चला जाए कि भाजपा जदयू से ज़्यादा सीट लाएगी, और चांसेस है कि दोनों में मनभेद या मतभेद एनडीए गठबंधन में होने वाला है चुनाव के बाद। और अगर ज़्यादा सीट भाजपा को आती है तो जिस तरह से ये ऐलान किया जा रहा है भाजपा की तरफ से लगातार कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा और वही चीफ मिनिस्टर का चेहरा होंगे, वो कहीं ना कहीं चुनाव बाद देखने को नहीं मिलने वाला है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, ऐसा कह नहीं सकते हैं, ऐसा है चांस जो है वो बहुत कम चांस है कि जदयू की शायद सीट बढ़ जाए तो नीतीश जी बन जाए। होने तो यही वाला है कि भाजपा की सीट मुख्यमंत्री बनेगा। और दूसरी बात क्यों है कि एक और चीज़ है कि आरजेडी, सभी सोच रहे हैं आरजेडी ऐसा क्यों करी। देखिए, आरजेडी ने पहले ही तय कर लिया है अपना स्टेटस, आरजेडी ने तय कर लिया है अपना प्रायोरिटी कि हमें विपक्ष में रहना है, ये तय कर लिया आरजेडी ने। जैसे देखिए, आरजेडी अगर यह तय करती कि हमें सत्ता में आना है, तब उसे क्या क्या जरूरत पड़ती? तब उसे जरूरत पड़ती कि आरएलएसपी को मिलाओ, सीपीआई को मिलाओ, सीपीएम को मिलाओ, कांग्रेस को मिलाओ, किसी तरह जीतो और फिर मुख्यमंत्री, ये जरूरत पड़ती। लेकिन जब पहले ही तेजस्वी यादव ने यह मान लिया कि हम टारगेट है विपक्ष, तो फिर जरूरत फिर क्या है?
फिर तो ना कांग्रेस की जरूरत है, न सीपीआई की जरूरत है। तो अब किस कारण से ऐसा किया है इस पर अभी और हम नहीं जानना चाहते, लेकिन इसके पीछे भी वजह है। ऐसे कोई क्यों मान लेगा, ऐसे कोई क्यों मान लेगा कि मैं विपक्ष में रहूंगा? इतना एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश जी के खिलाफ, 15 साल से शासन है तो हो ही जाता है, तो क्यों मान लेगा कोई? लेकिन उन्होंने ये मान लिया, और बाकी के जो दल है वो ये सोचते रहे कि तेजस्वी यादव प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री बनने का, और ऐसे में मजबूरी है उनकी हमें बुलाने का, और वो इंतजार करते रहे कि हमें भाव देंगे। भाव नहीं दिया तेजस्वी जी ने, फिर इन लोगों ने जा के भाव मांगा, तब भी भाव नहीं दिया तेजस्वी जी ने, और अब तो भागने लगे ये लोग। तो आपको तेजस्वी जी ने सोच लिया है कि हम विपक्ष में रहना है, और विपक्ष में रहने के लिए तेजस्वी जी को किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाजपा ही चाहती है कि नीतीश जी का सीट कम हो, और इतना ही चाहना पर्याप्त है। इसी से ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि आरजेडी को ऑटोमेटिक 2 नंबर पे पोजीशन बन जाएगा, और 2 नंबर पे पोजीशन बन जाएगा तो बहुत कुछ करने की जरूरत तेजस्वी जी को नहीं है। सिर्फ यही है कि इन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, और कोई डिस्टर्ब नहीं करे। मैं कौन डिस्टर्ब ना करे? भाजपा डिस्टर्ब ना करे, केंद्र सरकार डिस्टर्ब ना करे, सीबीआई डिस्टर्ब ना करे, ईडी डिस्टर्ब ना करे, इनकम टैक्स डिस्टर्ब ना करे, बस इतना ही काफ़ी है इनके लिए। इतने में तो ये पहुंच जाएंगे विपक्ष में। और इन्होंने, और चूंकि ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर ये लड़ रहे हैं, कई तरह का एडजस्टमेंट इंटरनल भी होता है, होगा भी। फिर भी अगर कैंडिडेट अपने आप जीत जाए और 123 सीट आ जाए तो बन जाएंगे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री। लेकिन ये चांस है, ये होगा नहीं, ये चांस है, ये लक है। लक अगर फेवर कर गया अलग बात है, लेकिन उसके लिए तैयारी है। पप्पू यादव जी की पार्टी लड़ रही है पूरे बिहार में, हर जगह यादव का कुछ ना कुछ वोट कर सकता है, 2000-4000 वोट कर सकता है। ये लड़ेंगे, आपको AIM ओवैसी भी लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। सीमांचल में उनका पकड़ भी है, मुस्लिमों को एक भरोसा भी है, कहीं लगता है वहाँ मुस्लिम वोट भी कटेगा। हाँ, भरोसा भी है, वो भी कटेगा। तो कुल मिला जुला के जो सिनेरियो बन पड़ रहा है, नंबर 1, मैं इस चीज़ को आज से करीब 3-3.5 महीना पहले 6 जून को भी एक डिबेट में बोल चुका था कि नंबर 1 भाजपा, नंबर 2 आरजेडी, नंबर 3 जेडीयू, और ये सिनेरियो है। इस सिनेरियो में बदलाव होने की संभावना हो सकती थी, लेकिन अब तो चुनाव आ गया तो बदलाव की संभावना आप मत मानिए। तो ऐसे कंडीशन में जब जेडीयू 3 नंबर पर रहने के बाद भाजपा से बोल भी नहीं सकता कि हमें मुख्यमंत्री दो, उसे एडजस्ट बहुत होगा तो वो 3 से 2 पे चली जाएगी, इतना ही चेंजेस आ सकता है। मुश्किल है 2 पे जाना, क्योंकि 2-4 चीज़ है। एक तो जनरली क्या होता है, देखिए आप लोकसभा चुनाव के पहले की बात देखिए, या क्या स्थिति थी, तेजस्वी जी का क्या हाल था। कभी तेजस्वी जी से पूछताछ हो रही है कुछ घंटों, कभी राबड़ी जी से हो रही है, मिश्रा जी से, और क्या हालात था। आज अगर वो हालात कर दिया जाए तब तो जदयू 2 नंबर पे आ जाएगा, लेकिन अभी तेजस्वी जी एकदम रिलैक्स हैं और कर रहे हैं काम, तो 2 नंबर पे आने का चांस उनका ज़्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धनंजय हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से देखा, हम आपको राजनीतिक विश्लेषण दिखा रहे थे धनंजय के साथ, तो कहीं ना कहीं ये अब माना जा रहा है कि बिहार की सियासत में इस बार पलटवार होगा, और भले ही बीजेपी ये कहती रहे कि नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही बिहार के चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को पलट सकते हैं, और हो सकता है कि भाजपा ज़्यादा सीट ले आए जदयू से, और ये दावेदारी करे कि अब जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो भाजपा के होंगे बिहार में। तो ऐसा होने की संभावना है, ऐसा हो सकता है, ऐसा धनंजय कुमार ने जो विश्लेषण किया है उससे यह साफ झलक रहा है। सीटों का जो मामला है या चुनाव का जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग जो इन्होंने बताया है कि 1, 2 और 3 नंबर पे, तो पहले नंबर पे ये कह रहे हैं कि भाजपा होगी, वहीं दूसरे नंबर पे राजद आ सकती है, और जदयू का जो स्थान है वो तीसरा हो सकता है। लेकिन इन सबके बीच अब देखना यह होगा कि चुनावी नतीजा जो आता है उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल डेमोक्रेटिक न्यूज़। नमस्कार।